हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि त्रैमासिक परीक्षा जो कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का सेट ए होने वाला है, उसका फुल सॉल्यूशन के साथ हम लोग लेकर आए हैं ये पेपर। उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली ज्वाइन कर लेना। एक बात बताते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप भी स्पेशली कह रहे हैं, ये दोनों ग्रुप स्पेशली ज्वाइन करते, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का और रियल पेपर एकदम से आ जाता है। शायद यही रियल पेपर और मैं बता रहा हूँ तो कुछ चांसेस भी नहीं है, तो इसलिए ये ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना, अपडेट मिलते रहते हैं। ये डी ब्रॉगली समीकरण सही सही विकल्प चुनकर लिखने में बेसिकली कहें तो डी ब्रॉगली समीकरण, तो इसमें आ जाता है खा वाला, मतलब H/MC। फिर है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। और फिर आप लोगों के आते हैं प्रदूषण रहित ऊर्जा रहती है, तो वो रहती है सूर्य ऊर्जा। ओके, अब आता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में, ये मिसप्रिंटेड सवाल है। जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी 4 पे टिक लग गया। फिर है ऑक्सीकरक पदार्थ है। ऑक्सीकरक पदार्थ क्या है, इसका आंसर बताना है आपको। तो ऑक्सीकरक पदार्थ, तो इसमें आप लोगों को ऑक्सीकरक पदार्थ हो जाता है नाइट्रोजन ग्राही। फिर है एथिलिक एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम होगा एथेनॉल। ओके, यस। तो चलिए अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 7 नंबर का सवाल होने वाला है, बोर की परमाणु मॉडल की विफलता। देखिए, प्रोटॉनों के अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को जो है वो अच्छी तरीके से, प्रवृत्ति को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाए थे। ठीक है, तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को आवर्त फलन कहते हैं, आवर्तीता भी कहते हैं, आवर्त फलन भी कह सकते हैं, या हमें लिख सकते हैं अब आवर्तिता और आवर्त फलन। ओके, फिर है जल अणु में संकलित होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये जो वर्चुअलिटी लिखने में रहता है तो उसमें राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती, उंगली से लिखना पड़ता है ना थोड़े। तो हाइड्रोलीथ का सूत्र होता है तो H2O2, ये होता है हाइड्रोलीथ का सूत्र। फिर है आप लोगों को पराबैंगनी प्रकाश के लिए उत्तरदायी है, तो वो होगा सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पराबैंगनी के लिए उत्तरदायी होता है आप लोगों का। ओके, फिर है इलेक्ट्रॉन ग्राहिता करने की प्रक्रिया होती है अपचयन होती है। फिर है इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही। फिर है आप लोगों का है डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv या MC। फिर है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 0। फिर है S एक बॉन्ड है, और फिर S तत्वीय अतिव्यापन में कौन सा बंध है, तो इसमें है सिग्मा बंध। सिग्मा बंध, इसमें सिग्मा बंध है आप लोगों का। फिर आता है आप लोगों का HClO4। Cl में ऑक्सीकारक की संख्या कितनी है, इसमें ऑक्सीकारक की संख्या है 7। और फिर है भारी जल का सूत्र होता है, तो वो होता है D2O। ओके, फिर एक क्रियात्मक समूह के 2 उदाहरण लेने हैं, तो COOH और OH, ये हो जाते हैं आप लोगों के 2 क्रियात्मक समूह के उदाहरण। फिर है आप लोगों का पाउली ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉनों की हानि का सिद्धांत। सीजियम क्या है, सीजियम एक धातु है। और फिर है आप लोगों का पाइबंद संक्षिप्त अतिव्यापन। फिर है इलेक्ट्रॉन छिद्र है आप लोगों का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है ऑक्सीजन क्या है, आप ऊर्जा स्तर। फिर है आयनिक हाइड्राइड क्या कहलाता है, तो वो है आप लोगों का CH4। और कार्बनीय तो वो होता है sp3। तो मतलब पहला हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रॉन हानि, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का F बोले तो धातु, तीसरा हो जाएगा G बोले तो अल्फा बंध मतलब संक्षिप्त अतिव्यापन। फोर्थ हो जाएगा आप लोगों का क्या बोले तो A क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिफ्थ हो जाएगा आप लोगों का C ऊर्जा उत्सर्जन। और आप लोगों का सिक्स्थ हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का CaH2। और फिर आप लोगों का सेवन्थ हो जाएगा sp3 संकरण। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब आते हैं कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन किसे कहते हैं, तो अब सीधे कार्यफलन पर ही चलते हैं हम लोग, ठीक है, कार्यफलन के सॉल्यूशन पर। तो ये रहा आप लोगों का कार्यफलन। ठोस अवस्था में भौतिक के निम्न निर्वात को किसी ठोस के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उसका ठोस कार्यफलन कहलाता है। अब चलिए बढ़ते हैं।
सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की तरफ, मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो ये रहा मेंडलीफ का आवर्त नियम की इस नियम के अनुसार तत्वों में भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की आवर्त फलन होते हैं, मतलब ये कि मतलब आवर्त फलन होते दोबारा रिपीट होते हैं। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे कि अनापत्ति कोटि और फिर ध्रुवीय आघूर्ण को समझाना है। तो आपके ध्रुवीय आघूर्ण को इस प्रकार से आप लोग समझाते हैं कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण जिसे P से प्रदर्शित करते हैं कहते हैं। तो अब आते हैं अपने 8th वाले क्वेश्चन पे कि विकिरण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताना है और अपचायक के उदाहरण से समझाना है। अपचायक को उदाहरण से समझाना है। तो अपचायक को उदाहरण से समझाने के लिए ये रहा उदाहरण कि वह अभिकारक जो किसी पदार्थ का अपचायन करता है अर्थात ऑक्सीकारक अंकों की कमी करता है अपचायक कहलाता है, और ये उसका उदाहरण रहा। तो यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन भी कर रखा उदाहरण को हम लोगों ने। तो अब आ जाते हैं अपने 9 वाले क्वेश्चन पे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा क्योंकि ये पेपर में आ सकता है 110% आप लोगों का। और तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्रियात्मक समूह को समझाना है। क्रियात्मक समूह को समझाना है तो आप लोगों को ये रहे क्रियात्मक समूह की, ये रहा 10th वाला। क्रियात्मक समूह की कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार के जोड़े परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उनके कार्बनिक यौगिक की अभिलाक्षणिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। उदाहरण आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब आते हैं अपने 11th वाले क्वेश्चन पे कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं तो इसके आंसर को देख लेते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसमें विलेय पदार्थों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है ये। फिर आता है हम लोगों का कि जल में विलेय ऑक्सीजन के स्रोत और ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैसों का रासायनिक नाम बताना है। तो अब है ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हीलियम, हैलोजन, मीथेन आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। अब आते हैं अपने 13 वाले क्वेश्चन में। फुल सॉल्यूशन है आप लोगों का इस वीडियो में। रेडॉक्स अभिक्रिया है, उदाहरण से समझाना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है आप लोगों का यहाँ पे, तो इसे उदाहरण से समझाना है। तो देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक और तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया द्वारा इस अभिक्रिया का दूसरा नाम अपचयन अभिक्रिया भी है। ओके, फिर इसका उदाहरण आप लोगों का ये हो जाएगा Zn+2HCl इज इक्वल टू ZnCl एंड H2G। ओके, फिर आप लोगों के आते हैं 14 वाले क्वेश्चन पे। 14 वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि प्रेक्षण प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्रेक्षण प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के 3 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। तो ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी तरीके से। ओके, अब आते हैं अपने 15 वाले क्वेश्चन पे। 15 वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। 15 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर या जातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो समजातीय श्रेणी और इनकी विशेषताएं देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समान लक्षण समूह या क्रियात्मक समूह सदस्यों के बढ़ते हुए अनुक्रम या कम होते हुए या घटते हुए अणुभार को क्रम में बनाए रखने वाली श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्कीन श्रेणी और इनकी विशेषताएं, यानी श्रेणी में सभी सदस्य एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित होते हैं। श्रेणी में सभी सदस्य एक समान विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने 16 वाले क्वेश्चन पे। 16 वाला क्वेश्चन ये रहा, क्या कारण है कि कार्बन बहुत सारे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसका हम कारण जान लेते हैं। चलिए कि देखिए ये रहा इसका कारण कि कार्बन की विशिष्ट संख्या के निम्नलिखित कारक हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके कारकों का स्क्रीनशॉट कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, कार्बन में चतुसंयोजकता होती है और कार्बन के इन गुणों के कारण वो इतने सारी यौगिक या श्रृंखलाएँ बनाता है। अब आ जाते हैं 17 वाले क्वेश्चन में। 17 वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बताना है, कक्ष या कक्षक में अंतर बताना है। तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। पाउली के
अपवर्जन सिद्धांत में हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो ये रहा आप लोगों का पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग इजीली ले सकते हैं। ये रहा, चलिए ये रहा। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, ये कहता है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। और अब आते हैं आप लोगों के 18वें वाले सवाल में कि बोर की त्रिज्या की गणना कीजिए। ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बोर की त्रिज्या की गणना करना है हम लोगों को। तो बोर की त्रिज्या का ये एक सूत्र होता है, जैसे आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा कि n²/z ये संख्या 0.529 और ए एंगस्ट्रॉम। तो जब कुछ नहीं दिया हो तो एक एक मानकर आप लोग इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये बोल देंगे कि n बोर की कक्षा की संख्या और z परमाणु क्रमांक। तो आप लोगों का ये आ जाएगा त्रिज्या r = j। फिर आता है 19वां सवाल। 19वें सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, 19वें सवाल में पूछ रहा है कि अनुनाद प्रभाव किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुनाद प्रभाव इस वह कार्बनिक अणु को एक ही संयोजक आबंध सूत्र की अपेक्षा एक से अधिक संभव आबंध सूत्र की संकर रूप को प्रकट करने की इस विधि को विभिन्न संभव सूत्रों को मतलब अनुनाद सूत्र या वास्तविक सूत्र को ही अनुनाद सूत्र संकारक कहते हैं। और यहाँ पर इसके अनुप्रयोग हम लोग लिखने वाली PDF जो है थोड़ी डिलीट हो चुकी है, तो वो उसका आप लोगों को पार्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर बैटरी भी लो हो चुकी है, तो बैटरी लो हो गई तो अब वीडियो को करते हैं एंड। और लाइक करना ना भूले, इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए, तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।